अस्सलामुन अलैकुम, नमस्कार। मैं रहबर सीबारी हाजिर हूँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। चलते हैं पहली खबर की तरफ, जिसको लेकर मौजूदा समय में हंगामा मचा हुआ है। वो है पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर हंगामा मचा रखा है विपक्षी दल के नेताओं ने। 2 दिन पूर्व मंगलवार को बिहार में एक ऐसी स्थिति देखने को मिली जो अत्यंत रोमांचकारी थी, स्तब्धकारी भी थी। वो इसलिए क्योंकि 2 धुर विरोधी नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, एक मुद्दे को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और दोनों ने केंद्र सरकार से मांग किया कि जनगणना, जातिगत जनगणना कराई जाए। जातिगत जनगणना जब होगी तभी पिछड़ों वर्ग को सही तरीके से उनकी गिनती हो सकेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले से ही इनकार कर रखा है कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। जिस प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनगणना हो रही है, उसी प्रकार से ही जनगणना होगी। 1931 तक तो जनगणना जो है वो जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में जब जनगणना हुई तो थी जातिगत जनगणना ही, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हुआ था। फिर उसके बाद से 1951, 1961, उसके बाद जैसे जैसे हर 10 साल के बाद जनगणना तो हुई, लेकिन वो जातिगत जनगणना नहीं हुई, वो सिर्फ हुई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। अब इस समय मांग की जा रही है कि जातिगत जनगणना किया जाए ताकि स्पष्ट हो सके कि ओबीसी अर्थात पिछड़ा वर्ग की सही आबादी, एक्चुअल आबादी वास्तव में है कितनी। जो अलग संस्थाएं इसका सर्वे करती हैं, उनके सर्वे के अनुसार लगभग 60% ओबीसी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। आगे पीछे भी है कि 55% कुछ ने, 58% कुछ ने, 60%, बहरहाल 55 और 60 के बीच में ही ओबीसी को रखा जा रहा है। लेकिन सरकारी तौर पर सरकारी आंकड़ा ऐसा कुछ नहीं है, कोई जानकारी इसकी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जातिगत जनगणना 1931 के बाद से नहीं की जा सकी है। अब लगातार मांग की जा रही है कि हाँ, इसकी जातिगत जनगणना को किया जाए। बीते 30 जुलाई को संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने कहा था कि जो चला आ रहा है वही होगा, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की को ही जनगणना में शामिल किया जाएगा, पिछड़ों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि इसे लेकर अब हंगामा मचना शुरू हो गया। कारण इसका यह भी है क्योंकि पिछले दिनों जब केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया था तो उसमें ओबीसी के मंत्रियों को ज़्यादा बनाया गया था और पीठ थपथपाया था केंद्र सरकार ने कि उसने दिखाने की भी कोशिश किया था कि ये पिछड़ा वर्ग की सरकार है। और 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के इस समय केंद्र सरकार में मौजूद हैं। जबकि जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग जाति के जो लोग हैं, वो जो आरक्षण मांग रहे हैं, 27% का आरक्षण मांग रहे हैं, जो कि उनको उपलब्ध अभी तक नहीं कराया गया। इसके अलावा पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा किया था कि नीट प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया जो कोटा होता है उसमें पिछड़ों को आरक्षण दिया जाएगा। अब जबकि केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा की तिथि को घोषित कर दिया, जो कि 11 सितंबर को ये परीक्षा होनी है, लेकिन अभी तक ओबीसी के आरक्षण को लेकर इसमें कोई बात नहीं किया गया है, जो पिछली बार किया गया था। इसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। विपक्षी दल, खासतौर से कांग्रेस, इसको लेकर आगे इस मुद्दे को काफ़ी तेज़ी से उठा रहा है कि एक तरफ तो आपने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटे में दिया जाएगा, लेकिन अब जबकि 11 सितंबर को परीक्षा तिथि की भी घोषणा कर दी गई है, तो ऐसे में आरक्षण की घोषणा क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं बताया गया कि आखिर इस प्रवेश परीक्षा ऑल इंडिया कोटे में पिछड़ों को कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार इसका हवाला भी कह रही है कि हम तो चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, लेकिन चूंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस वजह से अभी इसकी घोषणा करना संभव नहीं है। बहरहाल इसको लेकर तगड़ा हंगामा इसको लेकर मचा हुआ है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसको लेकर क्या गुल खिलता है। हालांकि एक बैठे बैठाए मुद्दा विपक्षियों को मिल गया है, जिसमें खासतौर से कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, इन लोगों ने तेज़ी के साथ इस मुद्दे को उठा रखा है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, चूंकि इनकी संख्या भारतवर्ष में लगभग 60% है। हालांकि सही आंकड़ा
अभी क्लियर नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि आखिर जातिगत जनगणना कराई क्यों नहीं जा रही है। वो इसलिए नहीं कराई जा रही है क्योंकि अगर जातिगत जनगणना करा देंगे तो अगर ये पिछड़ों की जो आबादी है अगर ये 40 या 35 या 30 तक आ जाता है तो जो पिछड़ा वर्ग के जो नेता हैं वो कहेंगे जनगणना ही गलत हुई है। क्यों? क्योंकि जो निजी संस्थाएं सर्वेक्षण कर रही हैं उनके हिसाब से लगभग 55 से 60% है। और अगर ये जनगणना 60 से ऊपर चली जाती है, 70%, 80% चली जाती है तो फिर आरक्षण की मांग भी बढ़ जाएगी। इसी वजह से ही जातिगत जनगणना को नहीं कराया जा रहा है। क्योंकि अनुसूचित जनजाति की जो जनगणना है वो शुरुआत से चली आ रही है, उसमें 2-4% आगे पीछे होता भी रहता है और उनका आरक्षण उनको मिल भी रहा है, इसलिए इसको लेकर किसी प्रकार की आवाज़ उठाई भी नहीं जाती है। आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा कि आखिर ये किस करवट ये ऊँट बैठता है। बहरहाल फिलहाल मौजूदा समय में बिहार में की राजनीति में अगर देखा जाए तो दोनों धुर विरोधी जो हैं एक दूसरे के, वो इस मुद्दे के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि हाँ कि जातिगत जनगणना किया जाए जिससे कि पिछड़ों को सही तरीके से उनको आरक्षण मिल सके। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जो कि भारतवर्ष के लिए काफ़ी गौरवान्वित करने वाला वो पल है और पूरे समूचे विश्व में भारत का नाम गर्व से ऊपर ऊंचा उड़ गया है कि टोक्यो ओलंपिक जब आखिरी दौर में है, ख़त्म होने के कगार पे है, ऐसे मौके में भारत को कल यानी कि शनिवार को गोल्ड मिला भाला फेंक में, जो कि दिलाया नीरज चोपड़ा ने। हरियाणा के इस नौजवान ने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भूरी भूरी प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान में इस समय हो रही है। खुशी का माहौल होना भी चाहिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस ओलंपिक में भारत को 7 पदक मिले हैं। 1 गोल्ड मिला, 2 रजत है और 4 कांस्य पदक मिला। इसके पहले 6 पदक मिला था, लेकिन ये इतिहास रच दिया है भारत के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में और 7 पदक जीता है भारत ने, भारत की झोली में आया है। और कल जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में लगभग 88 फीट का जो उन्होंने भाला फेंका, उसने पूरे समूचे हिंदुस्तान के दिल को जीत लिया और लोग खुशी से उछल पड़े। आप सबको इसकी बधाई हो। पूरे समूचे देशवासियों को हम अपने चैनल से बधाई देते हैं कि भारतवर्ष का नाम समूचे विश्व में तेज़ी से ऊपर हुआ। गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सफलता को आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि हालांकि अपेक्षा के अनुसार कम पदक ज़रूर है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी उपस्थिति जिस मजबूती से दर्ज कराई वो अत्यंत सराहनीय है। भारतीय हॉकी महिला टीम ने खासतौर से इसको कांस्य पदक मिला है। जिस तरीके से अपना खेल दिखाया महिलाओं ने वो काबिल तारीफ़ है, सराहनीय है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ़ोन करके हौसला बढ़ाया भारतीय हॉकी महिला टीम का। न सिर्फ कप्तान से बात किया बल्कि कोच से भी बात किया और हौसला बढ़ाया कि आप हौसला बनाए रखिए और अगर आप अभी नहीं तो अगले में तो आपको गोल्ड मिलना ही मिलना है। और इससे अगर प्रधानमंत्री किसी से बात कर ले, जाहिर सी बात है गर्व से सीना फूल उठेगा और फिर अगला जो मैच होगा वो मतलब आने वाले समय में जो भी प्रतियोगिता होगी पूरे दिल से वो खेला जाएगा और उसमें ज़रूर सफलता हासिल होगी। तो एक बार फिर से हम आपको अपने चैनल के माध्यम से समूचे देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत की ज़बरदस्त सफलता के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।